बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज पूरे देश में एक बड़ी चर्चा चल रही है। वो मतलब इंडिगो ने अपने 1300 उड़ान रद्द कर दिए हैं। रद्द करने का कारण ये था कि मिनिस्ट्री ने, एयर इंडिया ने, मंत्रालय ने एक ऐसा फरमान जारी किया, ऐसा सर्कुलर किया कि भाई पहले 1 महीने का तुम्हें समय दे रहा है कि उतने बीच में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करो और 3 दिन रिजर्व जो भी पायलट ने काम किया होगा तो उसको 2 दिन का रेस्ट कंपलसरी दो। ये सब सिचुएशंस होने के बाद में किसी ने कुछ रिएक्ट किया नहीं और पूरे एयरलाइंस के लोगों ने इसके ऊपर में काफ़ी हंगामा किया और उन्होंने पूरा का पूरा बंद कर दिया। ये सडन हुआ या गवर्नमेंट का क्या था, उसमें इन्वॉल्वमेंट था और किसी को और बीच में आना था, तो ये सब बातें ये होते होते, लेकिन आज दिल्ली में जिस तरीका से तमाशा हुआ, वो तमाशा और यही नहीं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वही चला। क्योंकि आजकल एयरलाइन से चलने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बड़े जितने भी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब एयरलाइन से ही लोग ट्रैवल करते हैं। ऐसे इसमें काफ़ी महत्व के, किसी की शादी होगी, किसी का फ्यूनरल होगा, किसी का डेथ हो गया होगा और कुछ हो गया होगा, लेकिन सबका सब ठप पड़ गया और 17 घंटे से वहाँ पे दिल्ली के एयरपोर्ट में लोग फंसे हुए थे। ना कोई इंटीमेशन, ना कुछ। एयरलाइंस के, इंडिगो के एयरलाइंस में सब लोग गए, बहुत काफ़ी हंगामा किया, लेकिन किसको मारेंगे? वहाँ पे स्टाफ तो छोटा है, कुछ नहीं, लेकिन पूरे इसमें बहुत तमाशा हुआ। जब तमाशा ज़्यादा हुआ तो गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर इशू किया था वो सर्कुलर को वापस लेना पड़ा और सेकंडली पूरे घुटनों पे आ गई सरकार इंडिगो और टाटा एयरलाइंस के ऊपर में। आपको मालूम है कि इंडिया में केवल 2 ही एयरलाइन चलती है जिनकी मोनोपोली है और वो चाहे वैसे टेरिफ लेंगे, चाहे वैसा काम करेंगे, चाहे तो इस तरीका से वो जो चल रहा था और संपूर्ण लोग जितने खवल गए थे, जिस तरीका से उन लोगों का पूरा टेम्परामेंट खराब हो गया था। अभी इसके बाद में तो ये नहीं मालूम कि उनका क्या हालत होती है और क्या नहीं, और कितने एयरलाइंस और कितने पायलट है वो सब किस तरीका से वो मोबिलाइज करते हैं। क्योंकि आज का सैटरडे था, कल फ्राइडे था, सभी लोगों को, सभी एमपीज को सब तरफ जाना था और ऐसे सिचुएशन में सब के सब दिल्ली में रुके थे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये काफ़ी सीरियस मामला था और ये सीरियस मामला है। इसके ऊपर में बहुत सारे लोगों के अलग अलग अटकलें लगे हैं। वहाँ पे हमारे राम मोहन नाइक जो हमारे उसके एयरलाइंस के मिनिस्टर है, उन्होंने भी अपने ऑफिस में बैठ के एक सर्कुलर इशू किया कि जो हमने सर्कुलर पहले इशू किया था वो हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं। वो सर्कुलर का इशू ये था कि भाई जो भी एयरलाइंस के कुछ दुर्घटना होती है उसको कंट्रोल करना है, लेकिन गवर्नमेंट को क्या लेना देना है? सबको मालूम है कि क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ कम स्टाफ में लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने की बातें करते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ एयरलाइंस वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं। वैसे भी स्टाफ रहता है यहाँ से, जैसे कोई मुंबई से 3 घंटे की फ़्लाइट जम्मू गई, कश्मीर गई, तो वहाँ पे फिर वो शाम को वहाँ से निकलेंगे, 3, 4, 5 घंटा उसका आराम पड़ता है। वैसे भी बहुत कुछ लेबरस काम नहीं है कि जिसके वजह से ये हो, और एक पायलट होता नहीं है वहाँ पे, 2-2, 3-3 पायलट्स होते हैं सब। और आजकल वो पूरा का पूरा सिस्टम सब रडार से चलता है, सब तुम्हारे नीचे के ग्राउंड लेवल से ही सबको ऑपरेट होता है। क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या है, कैसे जाता है, सब के सब मॉनिटरिंग होता है। तो मुझे लगता है कि शायद और हो सकता है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि वो अभी शायद अडानी को फिर दोबारा कुछ एयरलाइंस वगैरह के इसमें डालने का कुछ इरादा होगा या क्या होगा नहीं मालूम। मोदी जी के बारे में कुछ बताना अभी असंभव है। लेकिन जो हंगामा हुआ 1300 इसका, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। पार्लियामेंट में भी उसका हंगामा हुआ। राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल सभी 1 साल पहले आके गया कि उन्होंने कहा कि जहाँ भी मोनोपोली होगी वो सब पूरे देश के लिए बर्बाद है। जब तक तुम कंपटीशन में नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होगा, और कंपटीशन में जैसे भी आओगे तो नेचुरली सभी लोग कम से कम सुधरेंगे या फिर अपने आप को दूसरी जगह पे मोड़ में लेके, ये नहीं तो वो दूसरा एयरलाइंस, वो नहीं तो नहीं, ऐसे बहुत बार होते रहता और इस तरीका से अभी भी होगा। आज राज्यसभा में भी बहुत सारे धूमधड़ा मतलब काफ़ी जोश हुआ हर जगह पे। राहुल गांधी का
को बहुत जगह कोट किया गया। दूसरी मतलब एक पुतिन जी हमारे रशिया के प्रेसिडेंट है, वो इंडिया में आए हैं और मेरे ख्याल से 19 घंटे का वगैरह कुछ उनका स्टे है या शायद मोर देन दैट, और वो आज उनके लिए राष्ट्रपति भवन में एक बहुत बड़ा एक समारोह का आयोजन किया है। उनका इरादा यही है कि हमारा जो इंडियन जो ऑयल है, वो ऑयल कम से कम और पेट्रोल ये इंडिया ने पूरा का पूरा खरीदना चाहिए। और हम लोगों के रशिया से और हमारे बहुत पुराने संबंध भी है, और संबंध होने की वजह से हम लोगों को उन्होंने हर वक्त मदद की, क्योंकि अमेरिका से हम लोग कभी भी ट्रस्टफुल रहे नहीं रहे। उस इवन नेहरू का जमाना हो या फिर इंदिरा गांधी का हो, या हर जगह पे हमें रशिया से ही हमें दोस्ती हो रही है और हम कभी भी उनके साथ में रहने की इच्छा है। लेकिन इशू ये है नहीं है कि वो दोस्ती रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, लेकिन एक प्रोटोकॉल माना जाता है कि जब भी कभी बाहर से कोई लोग मेहमान आते हैं इंडिया में, तो वो सब लोग मिनिस्ट्री के लोग मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ जब से मोदी जी आ गए, वो राहुल गांधी को क्यों घबराते या क्या होते, वो जनरली उनको अवॉइड करते। यही नहीं तो कम से कम ठीक है, मीटिंग नहीं तो कम से कम आज जो भोजन था शाम का राष्ट्रपति ने होस्ट किया, कम से कम वहाँ तो आना चाहिए था। वहाँ पे भी उनको बुलाया नहीं गया और नो ऐसा करके वो काफ़ी उनका इंसल्ट किया गया। ये इंसल्ट एक का नहीं है, वो पूरे के पूरे देश का इंसल्ट है कि जब विरोधी पक्ष नेता जब के साथ में भी उनको इनवाइट करते, क्योंकि वो भी इक्वली नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर होता है, तो इसका ही मतलब है कि इस तरीका से हरकतें जब मोदी जी करते हैं तो ये तुच्छता मतलब बहुत ही नीचे के लेवल की राजकार्य है। और उसके साथ में बहुत ही कुछ मतलब जो भी शब्द बोले तो उतना वो कमी है। एक अच्छा सा वीडियो आया है, थोड़े देर के लिए था, लेकिन मालूम नहीं उसको कैसे वो ये कर देते। मैंने बहुत बार ऐसे देखा है यहाँ पे कि यूट्यूब में कुछ वीडियो आते हैं और जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। वो वीडियो ऐसा था कि यहाँ पे एलन मस्क का एक एक्स पे उन्होंने पूरा का पूरा बीजेपी का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कितना फर्जीवाड़ा चल रहा। तो 40% लोगों के जो नाम थे, जहाँ फोटो नहीं, जहाँ डबल नाम है, जिसका एड्रेस नहीं, ऐसे टाइप के पूरे लोगों को उन्होंने उड़ा के वो पूरा का पूरा तुम्हारे सामने में दस्तावेज रखा, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पूरी गवर्नमेंट घबरा गई होगी। और ये सब आर्टिफिशियल बढ़ाने की वजह से मोदी जी अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे पूरे वर्ल्ड में। तो जहाँ पे 4 नंबर पे थे वो एकदम से 7 नंबर पे गए, और हो सकता है कि अभी और रिफाइंड यदि करे तो मोदी की पॉपुलैरिटी 10 में भी नहीं कहीं नीचे चली जाएगी। तो ये सब सिचुएशंस इस तरीका से पैदा होता है। और अभी एक्स का बीच में आना तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में काफ़ी मतलब है। शायद हो सकता है कि एक्स या कॉमनली सब लोग यूज़ होता है, और जितने भी कुछ वोटर लिस्ट है और बाहर के लोग हैं, और उन लोगों को यदि इसी तरीका से एक्स पे टोल किया जाता है तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि डुप्लीकेट वोटर्स और जो मैनिपुलेशंस है वो कुछ हद तक तो कम होगा। यहाँ पे 2 इश्यूज बने हैं अभी। एक तो वहाँ पे मैनिपुलेशंस इन द ईवीएम, वो एक इशू है, और सेकंडली मैनिपुलेशन इन द वोटर लिस्ट। ये दोनों भी इश्यूज है। ये दोनों इश्यूज को किस तरीका से होगा, लेकिन संपूर्ण विपक्ष आज इतना डरा रहा है सत्ता पक्ष को कि वो अभी पूरे डरे हुए हैं। वो चाहते वैसे वैसे आज हो रहा है। शायद उनको लगता है कि जेएनजी, जब राहुल गांधी ने कहा कि अभी जेएनजी को बुलाना पड़ेगा, मतलब पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को रास्ते पर लाना पड़ेगा, वो शायद इंटेलिजेंस का हो या और कहीं के तो भी रिपोर्ट्स पुलिस को गए हो गए या डिपार्टमेंट को गए हो गए। उसके वजह से ये सब एसआईआर के ऊपर में चर्चा, दुनिया भर की गालियाँ, ये सब सुनने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। और वो डरती भी है कि शायद रास्ते पर लोग उतर जाए तो हमारे क्या हाल होंगे। और ऐसे वक्त राहुल गांधी तो नहीं आएंगे उनको बचाने के लिए, लेकिन लोग ही अपना उसका बदला लेंगे। ये इस तरीका से आज सब ये चित्र दिख रहा है। एक दो ऐसे भी एक वीडियो आए थे कि जब 1939 में जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तब उसके बाद में संविधान को मानने के लिए आरएसएस बिल्कुल तैयार नहीं था। मनुवादी ने उनको यही चाहते कि मनुस्मृति उनके लिए सब कुछ है। इस प्रकार से बहुत सारा मशक्कत चले, और बाद में बाबा साहब का और गांधी का भी पुतला, उन्होंने नेहरू का पुतला फूका था। ये सब लोगों को मालूम है। तो इस तरीका से ये सब हो रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी एक राहत आ गई है कि इस वक्त जहाँ पे भी यूएपीए जो भी धारा लगती है, यूएपीए की धारा लगती है, नक्सलाइट और ये इस तरीका से एंटी नेशनल की धारा लगती है, उसके ऊपर में ये देखा गया कि
केवल जम्मू कश्मीर और यूपी में ये संख्या करीबन 2805 होगी। ये यूपी में 2805 और उसमें 1600 वगैरह कुछ है। अभी वहां से यूपी में से जो टोटल संख्या हो गई उसमें से केवल 8% लोगों को दोषी पाया गया और 98% लोगों उसमें से उनका कोई दूर दूर का संबंध नहीं था। इस तरीका से हुआ। श्रीलंका में वैसे ही हुआ। वहां पे भी एक केवल कुछ 0.60% ही लोग गिल्टी पाए गए, मतलब नहीं के बराबर, एक से भी कम। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाता है कि जब गवर्नमेंट किसी कम्युनिटी को टारगेट करते तो उसके परिणाम ये इस तरीका से होते हैं। मित्रों, एक बात ये देख लीजिए कि ये समझने की भी बात है कि कोई इतनी बड़ी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, उनके साथ में जिस तरीका से बीजेपी बैर ले रही है तो वो सही नहीं है। कभी एक आधे दिन कभी स्फोट हो जाता है तो उसके नतीजे बहुत बुरे होने की संभावना है। इनको लगना चाहिए। आज हमने देखा है कि बहुत सारे जगह पे लोग जेल में गए और वापस आए हैं, लेकिन किसी ने भी पुलिस के अगेंस्ट में कोई एफआईआर करने के लिए कोई बात नहीं की। हमने अभी देखा है, अभी मैंने भी खुद, मैं जुडिशरी में होने की वजह से मुझे मालूम है कि ऐसे जो भी कुछ मसले हैं वहाँ पे हम लोग आईपीसी के बहुत सारे धाराएं 166, 160A, 167, 191 to 193, 211, 503, 506, सेक्शन 13 प्रिवेंटिव ऑफ करप्शन एक्ट, सेक्शन 20, आर्टिकल 21, ये बहुत सारे हैं। जैसे भी कुछ हो जाता है, एक आधी भाई ये हो जाए तो तुरंत तुमने उसका पुलिस स्टेशन को कि ये इस तरीका से मुझे ये हरकत में फंसाया, गलत फंसाया, ये हुआ, और उसके अगेंस्ट में भी पुलिस ऑफिसर्स को आप सीधा कंप्लेंट एफआईआर कर सकते हो। नहीं भी कंप्लेंट लिया तो भी आप पोस्ट से डाल सकते हो, इसमें ऑनलाइन कर सकते हो। यदि ये दोनों भी काम नहीं होता तो 138C में आप कम से कम वहाँ पे एक एप्लीकेशन करके आप ये उसके ऊपर में आप एफआईआर कर सकते हो, और एफआईआर की प्रक्रिया वो कोर्ट को बोले तो कोर्ट उसमें डायरेक्ट भेज देती है उसको कि क्यों एफआईआर नहीं हुआ, उसका पूरा कारण बताओ। तो ये सब सिचुएशंस हमको जब तक मालूम नहीं है, पूरे देश का हमारा दर्द यही है कि हम लोग पूरा का पूरा कानूनी हम निरस्त है, कुछ नहीं समझता हमें। हमारे अच्छे अच्छे इवन मैं देखता हूँ, मैं जुडिशरी में होने से हम अभी कोर्ट में भी देखते हैं कि कितने वकील कितना अच्छा आर्ग्यू करते हैं और कितना बात करते हैं, कितना पढ़ के आते हैं। ये बड़ा ये है, बहुत सारे लोग वहाँ आके उनको सब्जेक्ट नहीं मालूम रहता और बकवास करते हैं। जब भी कभी नए एडवोकेट्स आ जाते हैं तो उन्होंने पढ़ाई करके जाना चाहिए, हर चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, और ये एक्सपेक्टेड रहता है कि कौन से प्रश्न पूछने हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब सिचुएशंस हमारे ही वीकनेस है, हमारे लोगों का वीकनेस है, हमारे एडवोकेट का वीकनेस है, हमारा ये है। हम लोगों ने अभी और एक कल्पना की थी कि यहाँ पे वहाँ पे न्याय मित्र करके एक नया कंसेप्ट हमने डेवलप करने की बात की, लेकिन वो भी अभी तक कोई उसका ये नहीं हुआ, हमने शुरुआत भी नहीं की, ना लोगों का कोई प्रतिसाद इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी अत्याचार होते हैं तो उसके लिए तुम भी दोषी नहीं होते। अभी मैंने एक हमारे इनकम टैक्स के करीबन 30-40 लोगों का एक जिन्होंने डिग्रेडेशन हुआ था उनका पहले से इसके प्रमोशंस में, वो सब हैंडल किया और सब के सब अलाव हो गए। सब लोगों को लाखों रुपए का एरियर्स मिला। कहने का मतलब जब तुम लॉ पढ़ते हो और ढंग से तुम प्रेजेंट करते हो तो तुम्हें लॉ पॉइंट्स भी मालूम होता है और तुम सही मायने में लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम लोग कभी आराम से एक आधे कोई सब्जेक्ट के ऊपर में बात कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहीं रुकता हूँ। मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए जय भीम।